जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। आज ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अनुराग कश्यप को आप जानते हैं, मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो वो अपने जीवन की ना एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाते हैं। कहता है कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था मुझे जीवन में क्या करना है। कहते वो अपने शहर से, उनके फादर यूपी शायद जल निगम में कोई इंजीनियर थे, तो वो अपने शहर से साइंस की पढ़ाई पढ़ने दिल्ली आए थे और शायद हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि नहीं, मुझे नहीं ये साइंस की पढ़ाई पढ़नी, मुझे नहीं बनना साइंटिस्ट। तो उन्होंने कहीं एक कोई दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल था, वो देख लिया। और वो बताते हैं कि उसके बाद उनको एक ऐसी कोई लाइब्रेरी मिल गई जहाँ पे उनके पास एक वीसीआर था और बहुत सारी वर्ल्ड सिनेमा के कलेक्शन था। तो उन्होंने एक हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई 50-55 फिल्में देख डाली। फिर उन्होंने उसी सीरीज़ में उन्होंने एक फ़िल्म देखी, द बाइसिकल थीफ। वो कहते हैं उस फिल्म को देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि अब मुझे ज़िंदगी में फिल्मकार ही बनना है। मतलब बाइसिकल थीफ ने उनके जीवन पे इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला कि उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मुझे अब फिल्मकार बनना है। कैसे बनना है ये नहीं मालूम था, फिल्मकार बनने के लिए क्या करना पड़ता है ये नहीं मालूम था। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे फिल्मकार बनना है। तो फिल्मकार मतलब अभिनय, निर्देशन, ये वो। तो वो वहाँ के दिल्ली में जो थिएटर का जो सर्किट है उसमें काम करने लग गए। थोड़ा बहुत उन्होंने थिएटर वेटर किया, जो भी है। फिर देन वन फाइन डे उनके पास 5-6 हज़ार रुपये थे। उन्होंने अपना बैग पैक किया। उस बैग में कुछ कपड़े थे और झोला भर के किताबें थीं। और वो अपनी किताबें और वो 4 जोड़ी कपड़े लेके मुंबई आ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, उनके पास कितने पैसे हैं, कुछ नहीं। तो वो बताते हैं कि जब मैं मुंबई आया तो बरसात का मौसम था और मुझे ये नहीं मालूम था कि मुंबई में ऐसी बरसात भी होती है कि 3 महीने लगातार पानी बरसता रहता है। और कहता मेरे पास सोने की जगह नहीं थी, मैं फुटपाथ पे सोता था और किसी तरह घुसा के कहीं सोते थे। और जब मैं मुंबई आया तो 3 महीना तक बारिश ही नहीं रुकी, लगातार 3 महीने बारिश होती रही। ऐसे माहौल में वो मुंबई पहुँचे। खैर साहब, जब वो मुंबई में सेटल हो गए, थोड़ा बहुत उनके पास रहने की मतलब कोई उन्होंने जुगाड़ बना लिया। तो अब मुंबई में एक आम बात मशहूर थी फिल्म एस्पायरेंट्स में कि अगर मुंबई की फिल्म लाइन में घुसना है तो पृथ्वी थिएटर एक तरीका है। तो अब सब ये, और जितने भी मुंबई में जो नए बच्चे आते हैं जो कि फिल्म लाइन में कुछ करना चाहते हैं, वो मुंबई में पृथ्वी थिएटर के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। तो अब ये भी वहाँ पहुँच गए। तो वो कहते हैं कि जो मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, अभी जो सुशांत सिंह के केस में भी तो ये बहुत ज़्यादा उछला ना कि वहाँ इतना ज़्यादा नेपोटिज्म है कि वो एक बड़ी बंद सी एक कम्युनिटी है और वो किसी बाहरी को अलाउ ही नहीं करती अंदर घुसने में। वो इतना इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर कोई बाहरी आ गया तो कहीं वो हमारी इस जगह पे कब्जा न कर ले। और वहाँ पे कुछ परिवारों ने उस पूरी इंडस्ट्री पे कब्जा कर रखा है। जैसे ऐसे बहुत से आरोप लगते हैं। ये कंगना रनौत भी ये हमेशा ये बात उठाती हैं कि इन लोगों ने इंडस्ट्री पे कब्जा कर रखा है और हमारे जैसे लोगों के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो सब ये सेम चीज़ अनुराग कश्यप के साथ भी हुई। तो सब अब अनुराग पृथ्वी थिएटर के बाहर खड़े थे। तो एक दिन अनुराग ने कहा कि ठीक है, हमको पृथ्वी थिएटर में जाना ही नहीं है। वो सब उस पृथ्वी थिएटर में एक कॉफ़ी शॉप और वो कैंटीन चलती थी, उस कैंटीन के मालिक के पास पहुँच गए। उसने बोला था मुझे आप यहाँ रख लो, मैं आपके यहाँ 4 घंटे जो है वेटर का काम कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो उसने बोला साहब फ्री में क्यों कर दोगे? तो उसने बोला साहब क्योंकि मुझे पृथ्वी थिएटर में आना है, मुझे पृथ्वी थिएटर में घुसना है, इसलिए मैं आपके यहाँ फ्री में काम कर दूंगा। तो अब उसको एक फ्री का एक नौकर मिल रहा था। उसने कहा आ जा भाई। दूसरी बात है वो जो बातें हुई ना अनुराग के साथ उनकी, तो वो बातों में इतना मज़ा आया उस मालिक को, कैंटीन मालिक को। उसने बोला अच्छा आ जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं साहब वहाँ पे फ्री में वेटर का काम करने लग गया और जिस दिन मैंने वहाँ ज्वाइन किया, अगले 10 मिनट बाद मैं अपने ही एक क्लासमेट को जो है वहाँ जाके कॉफ़ी सर्व कर रहा था। पर मुझे वहाँ पे अपने साथ के लोगों को, एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को कॉफ़ी सर्व करने में या उनका जूठी प्लेटें उठाने में कभी शर्म महसूस नहीं हुई।
फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे क्या था कि रिहर्सल चलती रहती थी, प्लेज की रिहर्सल्स होती थी, तो वहाँ पे जो सभी एक्टर्स को डायलॉग्स तो याद होते नहीं हैं, तो वो प्रॉम्प्टिंग होती है, पीछे से रीडर्स होते हैं, वो डायलॉग्स पढ़ के बोलते हैं एक्टर्स को, तो फिर वो आगे बोलते हैं। तो वो कोई ना कोई रीडर चाहिए होता है, और वहाँ रीडर्स की हमेशा कमी रहती है। तो अनुराग ने जो है वहाँ फ्री में रीडिंग करना शुरू कर दिया था लोगों के लिए। कहते मैंने कभी पैसे मांगे ही नहीं किसी चीज़ के। तो कहते मैं 3-4 महीनों में ये इस्टेब्लिश हो गया पूरे पृथ्वी थिएटर में, यार वो लड़का उसको बुलाओ, वो जो वेटर है उनका, वो रीडिंग बहुत अच्छी करता है। तो कहते कोई भी जब रिहर्सल होता था तो मुझे सबसे पहले बुलाया जाता था, तू आ जा। कहते फिर कहीं कोई वहाँ डायलॉग्स लिख के देने थे। कहते मेरी लिखने की स्पीड बहुत अच्छी थी, और वो कहते हैं कि मैं एक दिन में 100 पेज लिख लेता था उन दिनों। तो मैं लोगों के लिए फ्री में लिखने लग गया। तो वहाँ डायलॉग्स की, वहाँ प्लेज की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, तो मैं स्क्रिप्ट लिखने लग गया। तो वो कहते लोग मुझे इसलिए पसंद करते थे कि ये आदमी ना पैसे मांगता है ना नाम मांगता है, इसको ना पैसा चाहिए और ना क्रेडिट मांगता है। तो कहते मुझसे मुफ्त में काम लेके लोग बहुत खुश थे, और मुझे चूंकि काम मिल रहा था, पैसे मिले चने मिले, काम मिल रहा था, तो मैं काम करके बहुत खुश था। तो फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई 6 महीने के अंदर अंदर कि इस लड़के का नाम अनुराग कश्यप है और ये लिखता बहुत अच्छा है, ही कैन राइट। तो कहते हैं फिर मैं जो है मैंने एक रूम ले लिया, वहाँ मैं रहने लग गया। और मुझे उन दिनों बहुत ज़्यादा सीरियल्स बन रहे थे, और सीरियल्स में ये होता है कि हर रोज़ एक एपिसोड नया इनको देना होता है, तो उसमें वो स्क्रिप्ट लिखने का बहुत ज़बरदस्त काम होता है, और रोज़ आपको, तो सब मुझे वो कहते हैं कि उन दिनों बहुत अच्छा काम मिलने लग गया था। और मुझे 10,000 रुपये रोज़ जो है उस ज़माने में, ये अर्ली 90s की बात है, उन दिनों 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। तो मुझे 10,000 रुपये लोग पैसे देने लग गए थे। पर जब ये उन्होंने पैसे लेने शुरू किए, उससे पहले क्या है कि 3 सीरियल्स ऐसे भी आए हैं जिनका नाम था शांति, स्वाभिमान और त्रिकाल। इनके लिए अनुराग कश्यप ने डायलॉग्स लिखे और कभी पैसे नहीं मांगे, ना इनको उन डायलॉग्स के उनके उस लेखन के लिए पैसे दिए गए, ना इनको कभी क्रेडिट दिया गया, और इन्होंने मांगा भी नहीं। कहते ठीक है मुझे नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए ना क्रेडिट चाहिए, बस मुझे काम चाहिए। ये मुफ्त में काम करते रहे बिना किसी क्रेडिट के। तो फिर धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो गए। जब ये इस्टेब्लिश हो गए तो महेश भट्ट ने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। वो एक सीरियल बना रहे थे कभी कभी, और महेश भट्ट फिल्म्स की 3 फिल्में जो हैं वो लाइन में थी। तो इन्होंने महेश भट्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 2.5 साल तक, मतलब 30 महीने तक 2.5 लाख रुपया महीना, तो अब ये करीब 70-75 लाख रुपए हो गए ना। 2.5 लाख रुपए महीना, 30 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया इन्होंने कि ये एक सीरियल और 3 फिल्में महेश भट्ट की प्रोडक्शन के लिए लिखेंगे। और वो कहते हैं कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मुझे सिर्फ 1 महीना बीता था कि राम गोपाल वर्मा ने इनको एक और ऑफर दिया। वो था सत्या लिखने का। सत्या फिल्म मतलब हिंदी सिनेमा की बहुत ज़बरदस्त बड़ी कालजयी रचना है सत्या। तो सब एज अ राइटर सत्या लिखने का ऑफर आया। तो उन्होंने कहा था अब बजट हमारे पास है नहीं, हम आपको 10 महीने तक सिर्फ 10,000 रुपया महीना दे पाएंगे, मतलब 1 लाख रुपया मिलेगा, और 3 साल काम करना होगा, क्योंकि फिल्म बनाने और पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह में लगभग इतना साल लग जाते हैं उस ज़माने में। तो 3 साल तक काम करना था, सिर्फ 1 लाख रुपया मिलना था, सिर्फ 10,000 रुपया मिलना। एक तरफ कहाँ 2 लाख रुपया महीना 30 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफ 3 साल 36 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और सिर्फ 1 लाख रुपया, मतलब 3,000 रुपये महीने का भी मतलब नहीं हुआ। कहते ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी ज़िंदगी के लिए, और मैं एकदम नया नया मुंबई आया था, और मुंबई में लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ में आ चुका था। कहते अब मेरे सामने ये डायलेमा था कि मैं महेश भट्ट के साथ कंटिन्यू करूं या अनुराग कश्यप अपना राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्म लिखने जाऊं।
तो उन्होंने कहा पर मेरे दिमाग में कभी भी ये शक नहीं रहा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं मुंबई किस लिए आया हूँ। कहते मैं मुंबई में सीरियल्स लिखने, सीरियल बनाने नहीं आया था, मैं मुंबई फिल्मकार बनने आया था। और मुझे सत्या फिल्म, वो भी राम गोपाल वर्मा के साथ, और राम गोपाल वर्मा उस ज़माने के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा था कि मुझे राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। तो इन्होंने, वो बताते हैं कि लाइफ में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना होता है। कहते उस दिन वो मेरी लाइफ का एक डिसीज़न था, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने वो 60-70 लाख के कॉन्ट्रैक्ट को लात मार दी और सिर्फ 10,000 रुपये 10 महीने के उस कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें कि मुझे सत्या फिल्म लिखने का मौका मिल रहा था, मैंने वो साइन कर लिया। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता? तो जैसा कि अनुराग कहते हैं कि भाई मैं तो फिल्मकार बनने आया था ना, मैं सीरियल बनाने नहीं आया था। अगर वो उस दिन सत्या न लेते और वो सीरियल लिखने लग जाते तो शायद अनुराग कश्यप एक गुमनाम स्क्रिप्ट राइटर, लेखक बन के रह जाते फिल्म इंडस्ट्री में। पर मैंने कहा ना, उनकी वाइब बड़ी क्लियर थी। वो, उनको पक्का अपना लक्ष्य मालूम था कि मुझे सीरियल्स नहीं लिखने हैं, मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी है, मैं फिल्मकार हूँ, मुझे फिल्में बनानी हैं। तो उन्होंने पैसे को नहीं देखा, जो उनका पैशन था फिल्म मेकिंग, उसको देखा। तब इस स्टोरी से ना हमें सबक पता है क्या मिलता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको बड़े कठिन, बहुत अप्रिय डिसीजंस लेने होंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि यार क्या करूं, पैसा देखूं या अपना पैशन देखूं, मेरी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, पैसा ज़रूरी है या जो मेरा पैशन है वो ज़रूरी है। तो वो डिसीज़न, वो उस दिन अगर आपने सही डिसीज़न ले लिया तो वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अनुराग कश्यप हमेशा एक बात कहते हैं कि उस दिन अगर मैं चूक जाता तो पता नहीं मेरे अंदर का फिल्मकार कभी बाहर आ पाता या नहीं आ पाता। तो साहब, इतिहास गवाह है कि अनुराग कश्यप ने सत्या लिखी और सत्या आज भी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर फिल्म मानी जाती है। और सत्या के बाद उन्होंने बेशुमार फिल्में लिखी और उसके बाद जब उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री पे एक छाप छोड़ी। उस आदमी के बारे में कहा जाता है कि उसने फिल्म इंडस्ट्री का ग्रामर चेंज करके रख दिया और उसने जो टैलेंट दिया है फिल्म इंडस्ट्री को वो लाजवाब है। तो बात वही आ जाती है कि ज़िंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब आपको कुछ बहुत कड़वे, बहुत कड़े, बहुत अप्रिय डिसीजंस लेने होंगे। उस वक्त ये ध्यान रखना कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आप किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपके सामने एक तरफ करियर होगा, एक तरफ फैमिली होगी। ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपके सामने एक तरफ पैसा पड़ा होगा, एक तरफ आपका चरित्र होगा। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब एक तरफ बहुत बड़ा प्रलोभन होगा, एक तरफ देश होगा, समाज होगा, सोसाइटी होगी। अब उस वक्त जो सही डिसीज़न ले पाता है वो डिसीज़न फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। जब ज़िंदगी में ऐसा मौका आ जाए तो कभी चूकना मत सही डिसीज़न लेने से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह मिलते रहेंगे और आपको नए नए मैं किस्से सुनाता रहूँगा। इसी तरह हम नए नए एपिसोड बनाते रहेंगे। यूपीएससी वाली सीरीज़ बहुत जल्दी, आज मैं फर्स्ट एपिसोड की मतलब एक आउटलाइन मैं फाइनल कर दूंगा। मैं कभी भी रिटन स्क्रिप्ट से नहीं कुछ काम करता हूँ। मैं तो अपने मन में जो आता है, जो दिमाग में एक रूपरेखा बन जाती है, उसी पे बोलना शुरू कर देते हैं। कोई
नहीं करता, कुछ नहीं करता। एक बार बनाना शुरू किया और थैंक यू तक लगातार बोलता चला जाता हूँ, कोई कट नहीं। तो यूपीएससी वाली सीरीज़ में सिर्फ इतना बोलना है कि 15-15 मिनट के एपिसोड्स बनाने हैं लगभग, तो उसमें क्या क्या बोलना है, क्योंकि वो बहुत बहुत वृहद विषय है और उसके कम से कम 15-20 एपिसोड्स बनेंगे। तो वो उसमें यही सिर्फ डिसाइड करना है कि किस विषय पे कितना बोलना है, क्या बोलना है। तो बहुत जल्दी यूपीएससी वाली सीरीज़ के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।